रॉल्फ वाल्डो इमर्सन कहते हैं कि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत नेमत यह है कि जब भी किसी का भला किया जाए तो अपना भला कुदरती रूप से अपने आप हो जाता है। और मैं ये तो नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मगर इतना ज़रूर यकीन है खुद पर कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। 11 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए कक्षा 9 की जो क्षितिज पुस्तक है वहाँ से, और आज 12वां अध्याय है माखनलाल चतुर्वेदी साहब का। इसमें कुछ कविताएं हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले चतुर्वेदी साहब का संपूर्ण परिचय दे देता हूं मैं आपको, जो कि चतुर्वेदी साहब बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है हिंदी के अंदर, साहित्य इतिहास की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनकी रचनाएं, रचनाकाल, सम्मान, क्या संपादन, गद्य काव्य, अनुवाद, उपनाम, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। आप लिखते जाइएगा, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है, और जितना किताब में दिया हुआ है उससे आपको कई गुना ज़्यादा बताऊंगा, जो कि लिटरेचर की दृष्टि से, हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अनुरोध आपसे, वीडियो को आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और घंटे वाले निशान पर क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। प्रारंभ करते हैं। जन्म की बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी साहब का जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 को। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1889 को हुआ था, ठीक है। और निधन हुआ था 1968 में। निधन कब होता है? 1968 में होता है। तो जन्म विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं जन्म स्थान की, तो जन्म स्थान था इनका होशंगाबाद जिले का जो बाबई नामक ग्राम है, वो एमपी में। माखनलाल चतुर्वेदी नाम है ही। पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था। उपनाम लिख लीजिए, ये कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्वेदी साहब का जो उपनाम था वो था एक भारतीय आत्मा। क्या था? एक भारतीय आत्मा। इस नाम से ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, और ये सवाल सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है, और फर्स्ट ग्रेड नेट में भी कई बार पूछा गया है। और इसके साथ ये दादा नाम से भी प्रसिद्ध थे। दादा, एक भारतीय आत्मा और दादा, इन दोनों नामों से प्रसिद्ध रहे हैं। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी साहब। इन्होंने स्वाध्याय से बांग्ला, गुजराती, मराठी, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया। बात करते हैं काव्य संग्रहों की, जहाँ से सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो चतुर्वेदी साहब के काव्य संग्रह देखते हैं। लिखिए काव्य संग्रह। काव्य संग्रहों में हम बात करें माफ़ कीजिए, काव्य संग्रहों में हम बात करें तो सबसे पहला आता है, 1 नंबर डाल के लिखिए आप, या एरो लगा के, हिम किरीटनी। हिम किरीटनी। किरीट, ये सवाल हिम किरीटनी का कई बार पूछा गया है। समय है इसका 1943 ईस्वी। हिम किरीटनी का समय 1943 ईस्वी, और इसी के ऊपर इनको क्या मिला था? देव पुरस्कार भी मिला था। ये सारी चीज़ें हम नोट करते चलिएगा। 1943 में देव पुरस्कार भी मिला था हिम किरीटनी पर, और ये रचना कई बार पूछी गई है। एक रचना इनकी आती है हिम तरंगिणी, ये दोनों पूछी गई है। हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी और हिम तरंगिणी, और इसके ऊपर इसका समय है हिम तरंगिणी 1949, 1949। देखिए, हिम किरीटनी पर तो देव पुरस्कार मिला, और हिम तरंगिणी पर इनको प्रथम साहित्य
अकादमी पुरस्कार मिला था कब? 1955 में। किस पर? हिम तरंगिणी पर 1949 इसका समय, और 1955 में इस पर मिला था इनको प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला इनका काव्य संग्रह है माता। माता का समय है 1951। इसके बाद में इनका था संग्रह समर्पण। समर्पण का समय है अपने 1956। समर्पण का कितना? 1956। समर्पण के बाद में युगचारण, जरूर ध्यान में रखिएगा युगचारण को। युगचारण इनका काव्य संग्रह युगचारण, चतुर्वेदी साहब का युगचारण, इसका है अपने 1956, इसका भी 1956 ईस्वी। इसके बाद वेणु लो गूंजे धरा, बहुत ही महत्वपूर्ण। वेणु लो गूंजे धरा, ये भी काव्य संग्रह, इसका समय 1960। इसके बाद में अगला काव्य संग्रह आता है इनका मरण ज्वार। मरण ज्वार, समय 1963। इसके बाद में इनका काव्य संग्रह आता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बिजुरी काजल आंज रही है, और एक आता है ध्रुव वलय। लिख लीजिए आप, ध्रुव वलय, इसका समय लिखिए आप 1981। ये तो रहे इनके काव्य संग्रह। और माखनलाल चतुर्वेदी जो रचनावली है 10 खंडों में प्रकाशित, जिसमें इनका संपूर्ण साहित्य जो समाहित है। अब हम देखते हैं इनका गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में देखिए इनका निबंध है एक, अमीर इरादे गरीब इरादे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गद्य साहित्य में देखिए अमीर इरादे, अमीर इरादे और गरीब इरादे, ये क्या है? गरीब इरादे निबंध है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। समय है इसका 1900 अपने हो जाएगा 60। ठीक है, आगे आता है एक इनका चिंतक की लाचारी, ये एक भाषण था इनका, चिंतक की लाचारी, इसका समय है 1963। और एक आता है इनका समय के पाँव, बहुत ही महत्वपूर्ण है, संस्मरण है ये, समय के पाँव। ये क्या है इनका समय? देख लीजिए, इसका पहले 1962, और ये क्या है? संस्मरण है। समय के पाँव क्या है? संस्मरण है। और अमीर इरादे गरीब इरादे, ये निबंध है 1960 में। इन दोनों को जरूर विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा, समय के पाँव और अमीर इरादे गरीब इरादे, और चिंतक की लाचारी 1963। इनके बाद में नाटक की बात करें तो इनके नाटक में आता है प्रमुख, जो भी कई बार पूछा गया, नाटक में है इनका प्रमुख एक कृष्णार्जुन युद्ध। नाटक में क्या है? कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्णार्जुन युद्ध, और इसका समय है अपने 1918। ठीक है, अब इसके बाद में देख लेते हैं इनके कहानी संग्रह। कहानी संग्रह जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी यहाँ से अक्सर कूट वाले सवाल पूछे गए हैं कि निम्न में से चतुर्वेदी साहब का कहानी संग्रह नहीं है, तो आपको याद होने आवश्यक है। देखिए, कला का अनुवाद कहानी संग्रह में लिख लीजिए आप, कला का अनुवाद। वहीं अगला है इनका वनवासी, वनवासी, ये सभी कहानी संग्रह हैं। इसके बाद में अनुवादों में हम देखें तो शिशुपाल वध का अनुवाद किया था, और जो इनकी माखनलाल चतुर्वेदी साहब की जो प्रथम रचना है रसिक मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। किसमें? रसिक मित्र में। गद्य काव्य में देखें तो 1942 में साहित्य देवता। अब इन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया वो देखते हैं। संपादन कार्य में देखें हम, मस्त होकर पढ़िए बिल्कुल,
बिना किसी दबाव के, तो खोपड़ी में चीज़ें चली जाएगी। संपादन कार्य की बात करें हम तो 1913 के अंदर तो इन्होंने किया था साहब प्रभा पत्रिका का संपादन किया था 1913 में तो। और 1919 में बात करें, 1919 में किया था इन्होंने अपने कर्मवीर का, किसका? कर्मवीर का, जो कि क्या थी? एक साप्ताहिक, जो कि एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो खंडवा से प्रकाशित होती थी। ठीक है। वहीं हम बात करें 1924 में बात आती प्रताप का संपादन कार्य किया, जो कि कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर से। कहाँ से? प्रताप जो है कानपुर से प्रकाशित होती थी 1924 में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक भारतीय आत्मा इस नाम से प्रसिद्ध रहे, और साहित्यकार जो लोग थे इनको दादा के नाम से पुकारते थे, दादा के नाम से भी विख्यात थे। इनकी प्रमुख कविताओं की बात करें तो प्रमुख या प्रसिद्ध कविताएं लिख लीजिए, मैं बोलता जाता हूँ, कुछ के नाम भी लिख दूंगा, जिनमें पुष्प की अभिलाषा बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार पढ़ी होगी, सुनी होगी। पुष्प की अभिलाषा, ये कविता इनकी प्रसिद्ध है। कैदी और कोकिला, कैदी और, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कैदी और कोकिला। वहीं हम बात करें अमर राष्ट्र, ये भी इनकी कविता एक प्रसिद्ध। वहीं है इनकी एक दीप से दीप जले, प्रसिद्ध है, पूछा जा सकता है, दीप से क्या जले? दीप जले, किनकी है? चतुर्वेदी साहब की। ये अपने हैं माखनलाल चतुर्वेदी साहब के, दीप से दीप जले। उसके बाद में कांगों का सुन कर्तव्य राग, ये भी है। तो ये की सारी चीज़ें हैं इनकी कविताओं में। सम्मान की बात कर लेते हैं। आखिर में हम देखें इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं। किसी न किसी लेखक का एक सवाल तो ऐसा बनेगा कि उसको किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, या किसको ज्ञानपीठ, किसको कौन सा पुरस्कार मिला, ये तो देख लीजिए। जैसे मैंने आपको लिखवाया 1943 में तो इनको मिला देव पुरस्कार, 1943 में मिला देव पुरस्कार। किस पर? हिम किरीटनी पर। ठीक है। 1955 में मिला था प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस पर मिला था? हिम तरंगिणी पर। ठीक है। और एक और मिला था 1963 में, मिला था इनको पद्म भूषण, 1963 में मिला था पद्म भूषण। ये हो गया मामला। अब क्या हुआ था, एक विशेष चीज़ और आप नोट कर लीजिए या फिर सुन लीजिए विशेष चीज़, कि 1963 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, लेकिन 1967 ईस्वी में राजभाषा हिंदी पर आघात करने वाले राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक के विरोध में क्या माखनलाल चतुर्वेदी ने क्या पद्म भूषण है जो लौटा दिया था। कब हुआ था ये? 1967 के अंदर। 1963 में तो इनको पद्म भूषण है जो मिलता है, लेकिन 1967 में राजभाषा हिंदी पर आघात करने वाला एक विधेयक आया था, राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक। तो क्या इसके विरोध के अंदर चतुर्वेदी साहब ने 1967 में 1967 में अपना यह पद्म भूषण जो पुरस्कार है ये लौटा दिया था। तो ये थे इनके जीवन से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें जो आपके लिए जाननी जरूरी थी हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टि से भी। तो ये तो हो गया इनका परिचय। अब हम आगे देखेंगे इनका जो इनकी इस अध्याय में जो कविताएं हैं उनके बारे में। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। अब जो अपना ये अध्याय है माखनलाल चतुर्वेदी साहब वाला, इसमें अध्याय में क्या कुछ परिचय में लिखा हुआ है वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो देखिए अध्याय के अंदर जो चीज़ें, लगभग चीज़ें तो मैंने आपको विस्तार से बता दी है, लेकिन फिर भी फटाफट रिवाइज भी हो जाएगा। तो चतुर्वेदी साहब का जन्म अपने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में 1889 में हुआ, बता दिया मैंने। 16 वर्ष की अवस्था में वे क्या बन गए? टीचर बन गए।
अध्यापन कार्य छोड़ दिया इन्होंने फिर, और प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। जो मैंने आपको बताया था, प्रभा का इन्होंने किया था संपादन, कब किया था? 1913 में। आपको सारी चीज़ें लिखवाई दी है। देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार रहे हैं। कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया है। तो यहाँ सवाल पूछा जा सकता है, प्रभा, कर्मवीर और प्रताप के संपादक रहे हैं अपने माखनलाल चतुर्वेदी साहब। प्रभा का तो किया था 1913 में, कर्मवीर का किया था अपने 1919 में, जैसा कि मैंने लिखवाया, और प्रताप का किया था कब? 1924 में। ठीक है मामला। और प्रताप जो अपनी कानपुर से प्रकाशित होती थी, और 1968 में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। हिमकिरीटनी के ऊपर इनको देव पुरस्कार मिला है। साहित्य देवता हिमतरंगिणी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1955 में। और वेणुलो गूंजे धरा, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ। और इनके अलावा क्या करतियाँ हैं वो हमने डिटेल से देख ही ली। पद्म भूषण 1963 में मिला इनको, और 67 में लौटा दिया। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था 55 में हिमतरंगिणी पर। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त है। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। और साहित्यकारों में किस नाम से प्रसिद्ध है ये? दादा या दद्दा नाम से। ठीक है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी है। वे एक कवि कार्यकर्ता थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार क्या गए? जेल भी गए। भक्ति की, प्रेम और प्रकृति संबंधी भी कविताएं इन्होंने खूब लिखी है। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया है। शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया है चतुर्वेदी साहब ने। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस अध्याय के अंदर क्या है, इस कविता में क्या कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में जानते हैं। ब्रितानी यानी ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला। अब देखिए, नोट कर लीजिए, एरो लगा, यहाँ सवाल बन सकता है। कैदी और कोकिला जो इनकी लोकप्रिय कविता है, इसके अंदर किसका वर्णन है? तो ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण है जो देखने को मिलता है कैदी और कोकिला में। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का क्या मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत है जो करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है, अकेला है, उदास है। कोकिल से अपने मन का दुख, अब कोकिल से अपने मन का जो दुख है, असंतोष है और ब्रितानी शासन के प्रति आक्रोश है, उसको व्यक्त करता हुआ कहता है क्या? कि यह मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का समय है। कोकिल से कहता है कि मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। तो इस अध्याय में पूछ लिया जाए, जो कवि को क्या लगता है कि कोयल भी पूरे देश को क्या समझ रही है? कोयल एक पूरे देश को क्या समझ रही है? एक कारागार के रूप में समझ रही है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया परिचय चतुर्वेदी साहब के विषय में और अध्याय के विषय में सारी बातें। कविता कैदी और कोकिला है, इसको विस्तार से हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है अपना। और उम्मीद करता हूँ ये इतनी विस्तार से जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को आपको जोड़ना है। मेरा प्रयास आपको बेस्ट देने का, आप प्रयास करें अपने इस चैनल को, अपने इस परिवार को बेस्ट बनाने का।